क्वेश्चन पेपर है। आप एक मिनट देख लो कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है ये जो पहले सेकंड सेमेस्टर वाला जो अकाउंटेंसी था, जो पुराने ओल्ड सिलेबस में था, वो आसान इसलिए था, 50 नंबर का पेपर आता था। सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंगली था। ये 100 मार्क्स का पेपर आएगा और पेपर भी उसके अकॉर्डिंगली चलेगा आपका पूरा एग्जाम। तो बीसीओसी 131 आपके सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है। अकाउंटेंसी में इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका नाम था सिर्फ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी ऐसे करके नाम था, इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 100 मार्क्स का पूरा आता है, 3 घंटे का पेपर होता है। वो जो पेपर था पुराना वाला, जो सिलेबस था ओल्ड वाला, वो सिर्फ 2 आवर्स का आता था। वो जल्दी कवर अप हो जाता था। ये थोड़ा सा है। तो देखो, तो बीसीओसी 131 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, जो जून में आपका एग्जाम होगा जब आपकी डेटशीट निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली। कोड का नंबर, जो कोड है बीसीओसी 131 है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम है सब्जेक्ट का। 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसके दो तीन पैटर्न है। एक पैटर्न है जिसमें ये हर बार पेपर आता है, मैक्सिमम रिपीट होता है। वो पैटर्न ये है कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको क्वेश्चन 7 8 दिए होंगे, उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। कोई कंपलसरी वाला चांस नहीं है कि पहला कंपलसरी है करना जरूरी है या लास्ट वाला तो करना ही करना है। ऐसा कंपलसरी का सीन नहीं है। सिर्फ आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का हो गया। थ्योरी ज्यादा दिख रही है मुझे आती हुई। वैसे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के बेसिस पे ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें ए और बी करके चॉइस दे दिया, 10 10 मार्क्स का। एक में डिफरेंस बता दो, एक में नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस को आप डिस्क्राइब कर दो। ये बेसिक अकाउंटिंग का जो आपकी नोटबुक में भी लिखा होगा, पढ़ेंगे हम लोग, उसका बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हो गया, जिसको आप बना बना के इजीली लिख दोगे। 10 मार्क्स का है तो आपको 1.5 से 2 पेज भरने हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से रहेगा। इंडियन और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस रहता है, पढ़ोगे थ्योरी में तो आप इसको बता पाओगे 10 मार्क्स में। सेकेंड वाला आपका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। ये न्यूमेरिकल है। पहला थ्योरी था, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें कोई ए और बी सिस्टम नहीं है, पूरा पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा पूरा 20 मार्क्स का है। आपको इसमें है थ्योरी, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, टेबल वगैरह बनाना, वो इसमें बताना पड़ेगा पूरा। उसके मार्क्स हैं पूरे 5 5 नंबर, 2 2 नंबर उसके मार्क्स है। तो वो पढ़ोगे आप, समझोगे, तब इस पे आओगे। इसमें आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग के थ्रू लेजर कैसे बनाता है उसका प्रोसीजर बताना है। ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कोई भी 2 मेथड को एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स का है, 2 मेथड है, तो 10 10 मार्क्स ईच समझ लो। उसी हिसाब से उसकी थ्योरी और विद एग्जाम्पल्स आपको बनाने होंगे। 5वें नंबर के क्वेश्चन में अगेन इन्होंने यही काम किया, दो ए और बी सिस्टम बता दिया, 10 10 मार्क्स में अलग अलग कर दिया है। 6 क्वेश्चन, अभी इतना सारा थ्योरी देने के बाद फिर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल में आपका ब्रांच का क्वेश्चन है। ब्रांच मैनेजमेंट का एक चैप्टर है आपका, उसका क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आपका है, जिसमें फिर से आपको थ्योरी का एक क्वेश्चन दे दिया, डबल एंट्री बुक्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे वो समझाओ। 8वें नंबर का क्वेश्चन कंसाइनमेंट का है, नया कॉन्सेप्ट है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों को चॉइस नहीं है, दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। एक तो टैली और उसके कंपोनेंट्स, या आपकी एक ब्लॉक है जो डेडिकेटेड टैली के लिए है, तो वो समझोगे और फिर समझा पाओगे इसको। और एक रिपोर्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। 5 5 नंबर के दो हैं, 10 मतलब 10 10 मार्क्स के दो है, 20 मार्क्स का ये भी है। तो क्वेश्चंस आपको 9 दिए टोटल, अटेम्प्ट कोई भी 5 करने हैं। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% आपको क्वेश्चन पेपर छोड़ना और 50% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा दे दिए इन्होंने, डबल क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। जो सिलेबस की हम बात करें, तो सिलेबस इसका है, 6 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक आई है किसी के घर पे, मंगवाई नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, सही है। मंगवाई नहीं है तो भी सही है। 6 ब्लॉक्स है इसकी। एक ब्लॉक इन्होंने कंप्यूटर अकाउंटिंग को समझाने में लगाई है, बाकी सारा थ्योरी है। ठीक है, पहली से 5वीं ब्लॉक तक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें पहला क्वेश्चन अभी देखा क्वेश्चन पेपर में, ये सब आपको पहली ब्लॉक पे मिलेगा। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस है सेकंड ब्लॉक, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रांजैक्शंस, ये सब का कॉन्सेप्ट मिलेगा। फाइनल अकाउंट आपका एक चैप्टर है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं, ये सारा क्वेश्चन आता है, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। ये फाइनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये 2 चैप्टर की मैं बात कर रही थी। एक है हायर परचेज, एक इनलाइन ब्रांचेस है। ये नए चैप्टर्स है, ये मतलब मैंने खुद ने 11 12 में तो ये होते नहीं है हमारे। ये मैंने पढ़े थे बीकॉम के फर्स्ट और सेकंड ईयर में। ये चैप्टर्स आते हैं। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर भी नए हैं।
मतलब अकॉर्डिंगली अगर हम उस हिसाब से चले कि किसी की 11th 12th में अकाउंटिंग है, तो वो एक बारी को फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक समझ पाएगा और थर्ड ब्लॉक भी समझ पाएगा रिवीजन करने के तौर पे। लेकिन फोर्थ फिफ्थ और सिक्स उसके लिए टोटली न्यू है। यहाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बताया है टैली के बारे में ज्यादातर। तो टैली क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन करता है, और ये लोग भी पहले जब लेते थे एमकॉम का एग्जाम लेते थे, ये एमकॉम के भी कुछ चैप्टर्स डाल दिए इन्होंने। ये जो फोर्थ ब्लॉक है ये एमकॉम की चैप्टर्स में थी। एमकॉम मतलब एमसी एंड एमकॉम दोनों का चैप्टर, मतलब दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है अकाउंटेंसी का। जैसे आप अभी कर रहे हो यहाँ पे नॉर्मल अकाउंटिंग बीसीए के डिग्री के अंदर, तो इग्नू से अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एमसीए के थर्ड सेमेस्टर में फिर से एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट आता है, उसका नाम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था। तो उसमें इन चैप्टर्स को मिलाकर और एक आधा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, उन्होंने लगभग लगभग सेम किया है। जो एमसीए की डिग्री के अंदर इन्होंने सब्जेक्ट निकाला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो इधर डाल दिया, बीसीए के फोर्थ सेमेस्टर में डाल दिया नए सिलेबस में। तो थोड़ा सा हल्का सा टफ हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हायर परचेज इन लैंड ब्रांचेस नया है, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर नया है, और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूरा टैली पे है। आप लोग का बाई चांस टैली का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे आपका जावा प्रोग्रामिंग है शायद सब्जेक्ट, तो उसका लैब भी है और उसका थ्योरी भी सब्जेक्ट है। तो आपका पेपर थ्योरी का भी होगा, जुलाई में लैब का भी होगा। ऐसे जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं लैब है। इसमें अकाउंटिंग में आपका कोई भी लैब नहीं है, इसका सिर्फ थ्योरी है। ये लैब अगर होता तो टैली पे आपको करना पड़ता, जो इग्नू अरेंज करता। टैली में ऐसे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोल देता, वो सब सिखा दिया जाता, वो नॉर्मल बोलते हैं। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल है नहीं इसमें, बस प्रैक्टिकल का बुक दे दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग थ्योरी पेपर में दे दी है। ठीक है। तो ये 6 ब्लॉक्स हैं, 6 की 6 कवर करनी है। हर ब्लॉक में ऑन एन एवरेज समझ लो 3 4 चैप्टर्स होंगे। जैसे ब्लॉक 1 है आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाएगी। ब्लॉक बस मैं दिखा रही हूँ, ब्लॉक में हमें अभी कुछ एसएच करना नहीं है, पढ़ना आपको वो बेसिक से ही स्टार्ट करना है। पहले 11th 12th का जो बेसिक है वो दिमाग में डालना है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, जर्नल एंट्री, रियल पर्सनल नॉमिनल गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, पहले बेसिक खत्म करोगे। ये इन्हीं बेसिक में आपका फर्स्ट ब्लॉक के एक आध चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ोगे। तो पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, चाहे अकाउंटेंसी आपके पास थी चाहे नहीं थी, दोनों ही चीजों में जिनके पास थी वो थोड़ा सा उसको वो कर लेंगे, ब्रश अप कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, ये जो नाम है इसको आप अकाउंट्स बोलो, अकाउंटेंसी बोलो, ठीक है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलो, एक ही बात है। ठीक है। इसका जो कोड आप पढ़ रहे हो वो है BCOC 131। तो स्टार्ट विद डेफिनेशन। आपके अकाउंटिंग में जो भी अकाउंट्स को समझ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी थी जो कॉमर्स वाले हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी थी दोनों ही सुन लो। क्या है कि अकाउंटिंग में जब हम हमें रटवाई गई थी अपने टाइम पर एक डेफिनेशन कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, ये पूरी रटवाई गई थी। तो वो आज तक हमको रटी हुई है, बस उसको आपको याद करना है। अगर अकाउंटिंग का कोई भी बेसिक क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन आपको बीच में डालनी पड़ेगी, अपने आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी और एक एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, तो डायरेक्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करना कि डेफिनेशन एक पैराग्राफ है 3 लाइन का, ये पहले से दिमाग में रखो, ये हर आंसर में चल जाएगा। पहले आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइन करने को बोला है, लेकिन पहले आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। फिर नीचे लिखना है कि इस डेफिनेशन से हमको समझ में आता है कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, देयर आर सम प्रिंसिपल्स। फिर आपको उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। तो आपकी उसकी लेंथ भी आपको ज्यादा दिखेगी आंसर की जो लिखनी है, और आप जो पढ़ रहा है जो चेक कर रहा है उसको उसका तरीका अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने सलीके से लिखा है। ठीक है। तो अकाउंट्स क्या होता है आम भाषा में समझ लीजिए, फिर इसको डेफिनेशन पे उतारते हैं। अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, चाहे कोई छोटी कंपनी हो, चाहे कोई मीडियम स्केल कंपनी हो, चाहे कोई लार्ज स्केल कंपनी हो, हर कोई अपने अकाउंटिंग अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे मेंटेन करता है। छोटी मोटी लाला फर्म्स हैं तो वो अपना रजिस्टर में ही मेंटेन कर लेते हैं। थोड़ी सी अपर लेवल की कंपनी है तो टेली और बिजी जैसे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। जैसे बड़ी शोरूम है, बड़ा दुकान है, एक्सेल पे एंट्री कर लेते हैं, बिल विल बना लेते हैं, टेली पे बना लेते हैं। थोड़ी और बड़ी कंपनी में जाओगे जैसे सोनी, एचपी, लेनोवो, सैमसंग या नेस्ले या हीरो होंडा, टाटा, इन कंपनीज में जाओगे तो फिर वो एसएपी वगैरह यूज करते हैं। साप नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो अपना उसमें चलाता है, उसमें पूरा बिलिंग भी हो जाता है, अकाउंटिंग भी, पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है। तो अपने अपने लेवल पे सब लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स क्यों जरूरी है?
अकाउंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, आप एक्सपेंस का रिकॉर्ड नहीं रखते, इनकम का रिकॉर्ड नहीं रखते, बस फ्लो, गो विद द फ्लो चल रहा है कि जो कंपनी में परचेज हो रही है, जो सेल हो रही है, जो बिल कट रहे हैं, जिसको सैलरी पे हो रही है, लेकिन उसकी कहीं पे भी आप रिकॉर्डिंग या रिपोर्ट रेडी नहीं कर रहे, तो लेटर ऑन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको समझना है कि हम प्रॉफिट की तरफ ग्रो कर रहे हैं या लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करने के लिए। तो वो डेटाबेस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं कि हर दिन आप जो कर रहे हो, अकाउंटेंसी क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस पे चलता है। अकाउंटेंसी वो सोच के बेसिस पे नहीं चलता कि हम ये करेंगे, टारगेट के बेसिस पे नहीं चलता। अकाउंटेंसी क्या कहता है, एक्यूरेसी कहता है अकाउंटेंसी, कि जो हुआ बस उसे रिकॉर्ड कर लो, यही अकाउंट्स है। कि आज आपने 4 लाख रुपए का माल खरीदा बंसल ट्रेडर से, ये बात आप लिख लो, ये अकाउंट्स हो गई। आज आपने 2 लाख का सामान बेचा मोहन एसोसिएट्स को, तो ये बात आप रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे लिख दो। मतलब जो भी आपने किया, आज आपने सैलरी पे किया, आज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आज कोई स्विच बोर्ड खराब हो गया था, आपने उसे रिपेयर करवाया या एक्सचेंज करवाया, आज आपने आरओ की सर्विस कराई, कॉफी मशीन की सर्विस कराई, आज आपने किसी को सैलरी पे आउट किया, आपने रेंट पे किया। तो यही जो आपके खर्चे, इनकम, खरीदना बेचना, और कंपनी में एसेट लाइबिलिटी, लोन लेना लोन देना, ये जो भी आप काम करते जा रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहा है। आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, परसों वो पास होगा, परसों जाके आपके बैंक में ट्रांसफर होगा, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अकाउंटेंसी किसके बेसिस पे चलता है, जो हो चुका होता है, जो घट चुका होता है, और वो मॉनेटरी वैल्यू में होता है। जैसे आपकी कंपनी में एक घटना हुई है, आपकी कंपनी में एनुअल डे सेलिब्रेट किया है, तो एनुअल डे सेलिब्रेट किया है, ये घटना है, ये रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं करनी है क्योंकि ये फाइनेंशियल चीज इसमें एडेड नहीं है, मॉनेटरी वैल्यूज में ऐड नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी में ये वाली एंट्री है, ये घटना है कि 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, तो अब ये बात आपको रिकॉर्ड करनी है क्योंकि 1 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ है, तो आप एज एन एक्सपेंस लिखोगे कि पार्टी बुकिंग या जो भी पार्टी अरेंजमेंट एक्सपेंसेस चार्जेस 1 लाख रुपीज, ये आप रिकॉर्ड करोगे। 4 लाख रुपए का हम लोन लेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब 4 लाख का लोन ले लिया और आपके बैंक में आ गए पैसे, तो वो आप रिकॉर्ड करो। तो मतलब एक तो समझना है कि जो घट चुका है, जो घटेगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो घट चुका है उसको रिकॉर्ड करना है, उसमें भी मॉनेटरी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। कैश की बात नहीं कर रही मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रही हूँ। आपने आज 2 लाख रुपए का सामान उधार पे खरीदा जिसमें पैसे नहीं दिए हुए, तो ये एंट्री रिकॉर्ड करने लायक है, ये अकाउंट्स है, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपए मॉनेटरी वैल्यू की कीमत एडेड है। आपका सामान आ चुका है, उसकी बस पैसे आपने नहीं दिए, लेकिन उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, जो कल ना कल परसों आपको चुकानी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारी नगद ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में। अकाउंट्स कहता है कि जो हो चुका है आपको वो रिकॉर्ड करना है, और उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, वो रिकॉर्ड करना है। चाहे पैसा गया है चाहे नहीं गया है, चाहे वो उधार पे है चाहे वो नगद है, ये सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबका अपना अपना लेवल होता है, लेकिन अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स को आपको उसी तरह से रिकॉर्ड करना है। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के बड़े सारे फायदे हैं। कोई फ्रॉड या मतलब कोई धोखेबाजी का केस नहीं हो सकता। जैसे आप सैलरी पे करते जा रहे हो हर महीने किसी पर्सन को, तो वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरी 2 महीने की सैलरी बीच में रह गई थी। आपके पास प्रूफ है, आपके पास अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन है, आप उसको देख के बता सकते हो हमने पे कर दिया था। तो अकाउंटेंसी बहुत जरूरी है। अकाउंट से आपको फायदा होता है, बिजनेस की पोजीशन का आपको अनुमान लग सकता है कि जैसे आपके आज की डेट में कितना एक्सपेंस हो गया, कितना इनकम हो गया। आपने हर दिन की एंट्री रिकॉर्ड करी है, तो आपको हर महीने का टोटल खर्चा और टोटल इनकम का पता चल जाएगा। अगर आपने टोटल खर्चा किया है मान लो 10 लाख का और कमाया है 12 लाख, तो 2 लाख आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप 3-6 महीने से लगातार 2 लाख 1 लाख लॉस में जाते जा रहे हो, तो कंपनी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा एक टाइम के बाद। और ये डिसीजन तभी पॉसिबल है जब आप पूरा एक एक दिन का एक अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे थे। और अकाउंटिंग डेली बेसिस पे चलता है। अकाउंट्स ऐसे नहीं चलता कि एक महीने इकट्ठा कर लेते हैं सामान, फिर हम एक महीने का एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी जैसे ही वो घटना घटी अमाउंट वाली, मॉनेटरी वैल्यू वाली, तुरंत आपको रिकॉर्ड कर देना है, तुरंत आपको एक जगह लिख लेना है। वो लिखने का एक तरीका है। जर्नल एंट्रीज बनती है, लेजर्स रिपोर्ट्स बनती है, लेजर की बुक बनती है, किताबें बनती हैं, खाते बनते हैं, बही खाते बनते हैं, उसको बाय टू बाय कैसे करके लिखते हैं, वो पूरा तरीका है, एक सलीका है। डेबिट क्रेडिट करने का एक तरीका है, ताकि आपको टोटल में या किसी भी तरीके से कोई मिसमैच ना मिले। तो वो तरीका ही पढ़ना है, उसी का ही बेसिक अकाउंटिंग में पहले तो शुरू में, अभी एक एक हफ्ते तक तो क्लास आपकी बेसिक पे ही जाएगी। तो अकाउंटिंग जो है उसकी डेफिनेशन, इन्हीं शब्दों को अगर आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में उतारना है 3 लाइनों में प्रोफेशनली लिखने के लिए, तो वो कैसे है।
तो बड़ा इजी है। अकाउंट्स या अकाउंटेंसी इज ए इज एन प्रोसेस या इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, चार प्रोसीजर है अकाउंटिंग में, चार स्टेप्स हैं। पहला है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग दूसरा, समराइजिंग तीसरा, एंड एनालाइजिंग चौथा। दी ऑल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स, ट्रांजेक्शन इवेंट एक ही बात है, इवेंट मतलब घटना होती है, और अगर वो घटना मॉनेटरी वैल्यू में होती है उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन हो गई। अगर 2 मार्क में ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन कोई पूछ रहा है, तो जो इवेंट है अगर वो मॉनेटरी वैल्यू में एंट्री होती है तो उसे हम ट्रांजेक्शन घोषित कर देते हैं, बस इसी को बोलते हैं। इन द ऑल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनेटरी वैल्यू एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब एक तरीका होता है, मैनर होता है रिकॉर्ड करने का, उस तरीके में, उस तरीके में रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं कहीं भी बुक खोली, कहीं पे भी किसी पन्ने पे कोई भी एंट्री लिख दी, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर डेट वाइज होता है, प्रॉपर कॉलम बनते हैं अकाउंट्स के अंदर। हमें कॉलम वाइज रिकॉर्ड करना पड़ता है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट वाइज रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक अमाउंट को दो दो जगह लिखना पड़ता है, एक डेबिट साइड में एक क्रेडिट साइड में। वो पूरा तरीका आप समझोगे, उसका फायदा समझोगे कि ऐसा हम करते क्यों है। तो हमको समझ में ही आया कि अकाउंट्स जो है एक प्रोसेस है चार काम को करने का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। ये चार काम करने का एक प्रोसीजर है जिसको हम अकाउंट्स कहते हैं। इन प्रोसीजर को करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके मनी के टर्म्स में होनी चाहिए हर एंट्री, और एक सिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए। मतलब एक सलीके में, तरीके में होनी चाहिए, जो तरीका आपको अकाउंट्स में सिखाया जाएगा। इसमें पूरा डेफिनेशन में पूरा अकाउंटिंग आ गया कि अकाउंटिंग एक तरीका है। किसी एंट्री को पहले आप पहचानो। अगर ट्रांजैक्शन आपने पहचान ली कि हाँ ये रिकॉर्ड करने लायक है क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू में है, तो सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करना है, फिर उसे क्लासिफाई करना है, फिर उसे समरी तैयार करनी है, फिर उसे एनालाइज करना है। चार स्टेप्स में अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन प्रोसीजर से ही हमको लास्ट में आके प्रॉफिट और लॉस पता चल पाता है। अगर हम इन प्रोसीजर को चारों को यूज नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो एक के बाद एक काम करना जरूरी है। सबसे पहला पार्ट आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट बुक होती है आपकी, फर्स्ट हैंड बुक होती है। मतलब आप कहीं पर भी कैसे भी पहली एंट्री रिकॉर्ड कर देते हो, उसमें कॉलम वॉलम सब बने होते हैं। आजकल ये सारा प्रोग्राम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो यही काम आपको सॉफ्टवेयर पे करना है। मैं बात कर रही हूँ मैनुअल की, कुछ सालों पहले पहले की, जब सबके पास सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो लोग मैनुअल काम कैसे करते थे। क्योंकि ये अकाउंटिंग आपको पहले मैनुअल अकाउंटिंग सिखा रहा है। तो आप आज के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं समझ रहे हो, आप बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से समझ रहे हो, क्योंकि आपको पेपर देना है। तो उस एग्जाम के हिसाब से समझ रहे हैं। आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा, टैली पे एंट्री करने के लिए नहीं आएगा। तो यही काम अब सारा आपका टैली पे हो गया है। काम वही है। तो काम वही है। अब मैनुअल तरीके से आप पहले पढ़ रहे हो कि क्या होता था कि सबसे पहले एक किताब होती है। हम सबसे पहले कोई भी एंट्री हुई है, किसी भी रिलेटेड एंट्रीज हुई हैं, बड़ी मल्टीपल एंट्रीज होती है अलग अलग रिलेशन में, तो आप उन एंट्रीज को पहले एक जगह रिकॉर्ड करिए। वो मिक्स ऑफ एंट्रीज का बंच बन जाएगा। अगर मैं उस रिकॉर्डिंग वाले रजिस्टर को उठाऊं, मान लो एक रजिस्टर है जिसका नाम है रिकॉर्डिंग, आप सारे हर दिन की एंट्री वहां रिकॉर्ड करते जा रहे हो। 30 दिन बाद उस रजिस्टर को उठा के देखो, उस रजिस्टर में आपके एक तरह की एंट्री नहीं है, मिक्स तरह की एंट्री। सैलरी की भी एंट्री यही है, बोनस की भी एंट्री यही है, इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री है, वाटर की एंट्री है, बिल्स पेमेंट की एंट्री है, उधार की एंट्री है, कैश की एंट्री है। अगर आपके 4 डीलर है, मोहन सोहन राम श्याम, सबकी एंट्री उसमें है। आपके परचेज की भी एंट्री है, सेल की भी एंट्री है, उधार की भी एंट्री है, नगद की भी एंट्री है, बैंक की भी एंट्री है, कैश की भी एंट्रीज है। तो रिकॉर्डिंग वाले से अगर आपको सिर्फ मोहन का स्टेटस देखना है, का स्टेटस देख के बताओ कि मोहन को हमने एक महीने में कितनी बिलिंग करी है और उससे कितना पैसा लेना बाकी है, कितना रह गया उसके पास, वो बता नहीं पाओगे आप रिकॉर्डिंग से, क्योंकि सारा मिक्स है। वो मिक्सचर से नहीं बता पाओगे। तो वी नीड क्लासिफिकेशन। अगला स्टेप, क्लासिफाइंग आपको ये काम कर देता है जो ये रिकॉर्डिंग वाला काम नहीं कर पा रहा है। क्लासिफाइंग क्या करता है कि क्लासिफाइंग मतलब ही इसके वर्ड में ही है, बंटवारा, क्लासिफिकेशन करना। हर नाम का अलग अलग खाता बन जाएगा। जैसे आपने सैलरी, बोनस, इलेक्ट्रिसिटी सब मिक्स कर दिया था रिकॉर्डिंग में, क्लासिफाइंग में सबका एक एक लेजर बनेगा, खाता बनेगा। सैलरी का अलग खाता है, बोनस का अलग खाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग है, वाटर बिल का अलग है, मोहन का अलग है, सोहन का अलग है, राम का अलग है, श्याम का अलग है। ऐसे अलग अलग खाते बन जाएंगे। अब अगर कोई स्टेटस जानना चाहता है सिर्फ मोहन का पूरे महीने का, तो वो क्लासिफाइंग में एक मोहन का लेजर बना हुआ है, खाता बना हुआ, उससे पहचान सकते हो आप। वो पूरा बता देगा डिटेल में, ये मोहन का इतने इतनी डेट पे ये खरीदा था, इतनी डेट पे ये पेमेंट आ गई उससे,
ये सब बातें लिखी होंगी उसमें। कुछ बेचा था तो बेचा था, पेमेंट आ गई, वो सारी खाते की रिपोर्ट होगी। तो अब क्लासिफाइंग भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया, चलो दो इजी काम हो गए। एक साथ भी एंट्री हो गई, अलग अलग भी एंट्री हो गई। काम दोनों में सेम है, 2 बार है, लेकिन एक में एक साथ है, एक में अलग अलग है। डबल डबल काम चलता है। अब इससे प्रॉफिट लॉस का अंदाजा नहीं लगा पाओगे आप, खाली रिकॉर्डिंग से और क्लासिफाइंग से आप प्रॉफिट और लॉस का जो डेटा चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 1 महीना, 6 महीना या 1 साल का, जितने का भी आप प्रॉफिट देखना चाहते हो, जैसे 1 महीने का देखना चाहते हो, तो 1 महीने का टोटल कमाई और टोटल गंवाया जितना है आपने, उसका डिफरेंस आता है प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने 12 लाख कमाए हैं, 10 लाख आपने खर्चा कर दिया है, तो फिर आपका 2 लाख प्रॉफिट है। उसी अंतराल का काउंट करना पड़ेगा जिस ड्यूरेशन को आप ले रहे हो, उठा रहे हो। तो ये बात आपको ना रिकॉर्डिंग बता पा रहा है प्रॉफिट 2 लाख हुआ है कि नहीं हुआ है, ना क्लासिफाइंग बता पा रहा है। इसके लिए हमको चाहिए समराइजिंग स्टेप। समराइजिंग मतलब समरी। जैसे आपको कोई 3 आवर्स की मूवी दिखाया और आप 5 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, समरी हो गया, मतलब क्रक्स हो गया। तो पूरे साल का जितना भी आपने रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग पूरे साल का डेट वाइज किया है, उसका टोटल टोटल एक जगह पे लिखते हैं, उसे समराइजिंग कहते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल करके आता है, बैलेंस शीट बनती है, बिजनेस की पोजीशन 1 साल की यहां से समझ में आती है। ये लास्ट स्टेप होता है आपका, अकाउंटिंग यहाँ खत्म हो जाता है। एनालाइजिंग एक्स्ट्रा स्टेप है। यहाँ पे हम डिसीजन लेने के लिए कुछ कंपैरिजन करते हैं। जैसे आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, अब आपको उस प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट आपको ज्यादा हुआ है, अब करना क्या है उस प्रॉफिट का। जैसे भारी प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, अपने बिजनेस को मल्टीपल करने का सोचोगे। अपने बिजनेस में कोई रिनोवेशन का काम अटका होगा वो करवाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया आपको प्रॉफिट हुआ है। ये पता ही नहीं चलता तो आप ये काम नहीं छिड़वाते। आपको पता चल गया तो आप इन्वेस्टमेंट करवाओ, एक बिल्डिंग और ले लो, एक ब्रांच और खोल लो, क्योंकि आपको पता चल गया सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है। ऐसा। तो ये काम हम एनालाइजिंग में कर पाते हैं। हम यहाँ पे कैश फ्लो, फंड फ्लो बनाते हैं। हम एनालाइजिंग के कॉन्सेप्ट में ये बजट बनाते हैं, अगले साल के लिए बजट बनाते हैं, पिछले साल का बजट कंपेयर करते हैं। ये सब एनालाइजिंग में। एनालाइजिंग मतलब एनालाइज करना, चीजों को कंपेयर करना, कुछ एनालाइज करना, वो आ गया। वैसे जो न्यूमेरिकल आपका जो प्रोसेस के अंदर आता है वो ये है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज। ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही है कि एक तरीके का एक प्रोसेस होता है जो हर हर ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाइंग करना है, फिर समरी तैयार करनी है, फिर एनालाइज करना है, वो भी मनी की टर्म्स में और सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके में, एक सलीके में, जैसे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था हमें। तो ये आपका डेफिनेशन पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, ये मैं नोट्स भेजूंगी आपको, ये लिख लेना आप। डेफिनेशन खत्म। इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया, कि आपके पास अकाउंटिंग के प्रोसेस निकल करके आए। अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, जिसके स्टेप्स में आपको समझ में आया, पहला पार्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टेप में बोल तो रिकॉर्डिंग रहे हैं, बोल हम अपने मतलब प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, स्टेप को डिफाइन करने के लिए हम रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग में जो किताब बनती है उस किताब का नाम है जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे आप सारा डेबिट क्रेडिट जो होता है वो सारा पार्ट आप यहाँ पे करो, जर्नल एंट्रीज बनाओगे। जर्नल बुक होती है, जर्नल एंट्री बनती है, डेबिट क्रेडिट होता है, पहली टर्म होती है आपके अकाउंटेंसी की। किसी भी एंट्री को आप लिख रहे हो तो लिखने का एक तरीका है डेबिट क्रेडिट स्टाइल में, तो उस स्टाइल में आपको रिकॉर्ड करना है, स्टेटमेंट के स्टाइल में रिकॉर्ड नहीं करना। तो वो तरीका आप यहाँ सीखोगे। जब आप क्लासिफिकेशन पे जाओगे, यहाँ आता है बंटवारा। तो यहाँ पर आप मेजरली तो लेजर्स बनाते हो, लेजर्स पोस्टिंग होती है यहाँ पे, और लेजर्स पोस्टिंग के बाद यहाँ पे एक बनती है बुक्स। बुक्स किताब होती है। लेजर्स क्या करता है, लेजर्स फैलाता है अकाउंट्स को, मतलब आपने 100 शब्दों के नाम यहाँ क्लास रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री में लिख लिए होंगे तो 100 लेजर्स बन जाएंगे आपके। मतलब मोहन का अलग लेजर है, सोहन का अलग लेजर है, कल 4 पार्टी और ऐड हो जाए, 4 पर्सन और ऐड हो जाए, तो चारों का लेजर अलग अलग बनेगा। तो लेजर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड बनाते जा रहे हो उनको। ठीक है। तो ये लेजर्स को जो अनलिमिटेड बन रहे हैं उनको ये सिमेट्री वे में लेकर आता है, उसे हम बुक्स कहते हैं, क्योंकि बुक सिर्फ 8 बनती है, 8, ओनली 8 बनती है। जितना भी लेजर्स में आपने काम फैलाया है उस सबको आपको बुक्स के अंदर सिमेट्री करना होता है, समराइज करना होता है। तो वो समरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो डेट वाइज होता है, बट हाँ पढ़ोगे उसी स्टेप में। फिर आप समरी तैयार करोगे। समराइजिंग स्टेप, समराइजिंग स्टेप में आप काम करोगे, यहाँ पे बनता है ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको मैं शॉर्ट में P&L लिख देती हूँ फिलहाल। P&L अकाउंट बनता है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनती है।
एक्सेट्रा। ये कॉन्सेप्ट आपका इस समराइजिंग वाले पॉइंट में बनता है। यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपने कमाया कितना है या आपने लॉस कितना किया है, यहां से मालूम चल जाता है। फिर आप करते हो एनालाइजिंग वाला पॉइंट, जो कि एक्स्ट्रा में है। ठीक है, एनालाइजिंग में हम जैसे कंपेयर करते हैं कैश फ्लो, फंड फ्लो देखते हैं अपना, कि कैश का कितना आना जाना कितनी बार हो रहा है, कैसे कंट्रोलिंग हो सकती है उसके ऊपर, कैसे आप बना सकते हो। बजट बनता है यहाँ पे, बजट बजट कंपैरिजन किए जाते हैं, रेशियोज बनते हैं यहाँ पे, रेशियो एनालिसिस होता है कि हम कंपेयर करते हैं, अच्छा एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, लायबिलिटी कितनी है तो एसेट कितना है, तो हम ये कंपैरिजन करते हैं। ये आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर हो गया। तो हमको ये समझ में आया अकाउंटिंग की डेफिनेशन से कि ये तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई जो आप इस पैराग्राफ में लिख सकते हो। और अकाउंटिंग प्रोसीजर अगर कोई डिफाइन करने को कहता है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में 4 स्टेप्स आते हैं। चारों स्टेप्स के अंदर जो फाइल्स बनेंगी, जो नाम बनेंगे शीट के, वो नाम मैंने लिख दिए हैं, ये एक एक करके पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी डन। अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग में ना कुछ जो आपने धीरे धीरे सुने, मोहन सोहन के नाम सुने, तो बिजनेस के ना कुछ इंटरेस्टेड पर्संस होते हैं, जो इसका क्वेश्चन भी आता है थ्योरी में 10 मार्क्स के अंदर। बिजनेस पर्संस को आपको डिफाइन करना होता है, तो 8-10 लोगों को नाम लिखकर, मतलब मोहन सोहन नहीं, डीलर्स के नाम लिखकर, कोई ऑडिटर है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, कोई गवर्नमेंट है, तो उनके नाम लिखकर उन्हें 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पर्संस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर आपको इन पर्संस के नाम सुनाई और दिखाई देंगे। तो जब बात हो रही है लोगों की, तो आप समझो कि लोग होते कितने आपके मतलब अकाउंट्स के अंदर कितने नाम दिखाई देते हैं। तो अकाउंट्स में ना बड़ा फेमस वर्ड है सप्लायर और कस्टमर। तो उन्हें हम सप्लायर कस्टमर नहीं कहते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर्स और डेटर्स कहते हैं। आप इन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कह सकते हो और सन्ड्री डेटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, एक आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है, एक आपका सन्ड्री डेटर होता है। तो आप इसको कस्टमर और जो सप्लायर है उसके तरीके से याद करो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, तो एक आपका क्रेडिटर होता है, एक आपका डेटर होता है। ये दोनों मेन है जो आपके अकाउंट्स में जाएंगे। इन दोनों के अलावा और भी हैं, पहले इनको समझ लो। क्रेडिटर और डेटर दो वर्ड्स चलते हैं, बड़े फेमस है, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। आप एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, अगर ऐसे कंफ्यूजन आपको लगती है तो। वैसे बड़ा इजी है। पहला मैं क्रेडिटर ही लिखती हूँ हमेशा, डेटर मैं हमेशा बाद में लिखती हूँ, क्योंकि क्रेडिटर वो होता है जिनसे हमने माल खरीदा है। तो जिनसे आप उधार पे कुछ सामान खरीदते हैं उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिए ऐसे कि आपके क्रेडिट सप्लायर्स हैं, आपको उधार सप्लाई करते हैं ये। उधार पे पैसा लो तो भी ये क्रेडिटर है, इससे उधार पे माल लो, मटेरियल लो तो भी ये क्रेडिटर है, इससे उधार पे आप सर्विस लो तो भी ये क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिनसे आप कुछ खरीदते हैं, कुछ परचेज करते हैं। ये आपका सप्लायर है जो आपको सप्लाई कर रहा है, और आप जिसको सप्लाई करोगे वो आपका कस्टमर है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट बेसिस पे कंज्यूमर है, कस्टमर्स। तो जिनसे आप खरीदते हैं, जैसे आप दुकान में गए, आपने खरीदा, कुछ सामान खरीदा, चाहे वो होलसेल मार्केट हो चाहे वो रिटेल सेल शॉप हो, तो आपने उनसे खरीदा तो वो आपका सप्लायर बन गया। तो एक टर्म है जो हम अकाउंट्स में डेप्थ में पढ़ते हैं कि अगर हम नगद पैसे दे देते हैं, जैसे मैंने एक दुकान में जाके लैपटॉप खरीदा 40,000 का, मैंने लैपटॉप ले लिया और 40,000 रुपए यूपीआई कर दिए, या चेक दे दिया या कैश दे दिया हाथों हाथ, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे दी, पैसा निपट गया है। तो फिर हम जब अपने अकाउंट्स में एंट्री करते हैं कहीं पर, तो उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंटेंसी क्या चाहता है कि जिनसे आप उधार पर डील करते हैं, आप उन्हीं के नाम अपनी एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। आप जिनसे उधार पे डील करते हैं उनके ही सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। एंट्री सबकी रिकॉर्ड होगी, नगद वालों की भी एंट्री रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हम पहला टर्म करेंगे, जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम जर्नल एंट्री में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। हम उधार पर डील कर रहे हैं तो भी रिकॉर्ड करेंगे, हम नगद डील कर रहे हैं तो भी रिकॉर्ड करेंगे। हम उस एंट्री में पर्सन का नाम ऐड करना या नहीं करना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंट्री तो दोनों सूरत में रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर आपने किसी से यूपीआई या कैश करके नगद ट्रांजैक्शन कर दी है, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे अपने टैली में या अपने अकाउंट्स रिपोर्ट में, लेकिन उस पर्सन का नाम नहीं लिखोगे कि किन से खरीदा आपने, जरूरत ही नहीं है।
आप जब उधार पे डील करते कि आपने 40,000 के लैपटॉप खरीदे और आपने पैसा भी नहीं दिया, रोक दिया है, आप कल परसों या अगले महीने उसके अगले महीने देने वाले हो, तो आप एंट्री रिकॉर्ड तो करोगे ही करोगे, उसमें उसका नाम भी रिकॉर्ड करो। ऐसा इसलिए किया गया, अगर आप दोनों के नाम रिकॉर्ड करते, नगद वालों के भी और कैश वालों के भी, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में या जहां पर भी रिपोर्ट दिखती है, जहां पे ट्रांजेक्शन आपने कर दी, वहां पे सबके नाम दिखा रहा है। अब पहचानोगे कैसे कि किनको पैसा दे चुके हैं और किनसे पैसा देना अभी बाकी है, किनको देना बाकी है। तो अकाउंट्स में बड़ा स्मार्ट मूव लिया इन्होंने, जिन्होंने अकाउंटेंसी लिखी कई सालों पहले, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप सिर्फ उधार वालों का ही नाम रिकॉर्ड करिए, इससे पता चल जाएगा कि नाम दिख रहे हैं ना, रिपोर्ट में बैलेंस शीट में नाम शो हो रहे हैं, मतलब इनको पेमेंट देनी बाकी है। क्योंकि जिनके नाम शो नहीं हो रहे मतलब पेमेंट दे चुके होंगे उनको, पेमेंट निपटा चुके, तो उनके नाम ही नहीं आ रहे। इसीलिए बोलते हैं कि एक लाइन याद रखो, कि जिनसे आप कैश पे कुछ खरीद रहे हो, नगद कुछ खरीद रहे हो, उनके नाम रिकॉर्ड नहीं करने हैं, एंट्री रिकॉर्ड करनी है। लेकिन जिनसे आप उधार पे रिकॉर्ड कर रहे हो, उधार पे परचेज कर रहे हो, उनके एंट्री में नाम पे रिकॉर्ड, ताकि पता चलता रहे कि इनसे उधार पे लिया है, इनको पैसा अभी देना बाकी। सेम विद डेटर, कि कैश पे अगर आपने किसी को कुछ बेचा तो कस्टमर का नाम रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन उधार पे अगर आपने उसको बेचा तो आपको एंट्री में कस्टमर का नाम लिखना है, मोहन सोहन जो भी नाम है उसका, वो नाम पूरा रिकॉर्ड में आएगा, एंट्री में आएगा। तो जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं, फिर उनको कुछ बोलेंगे ना अकाउंट्स में, तो हम उन्हें बोलते हैं सन्डी क्रेडिटर। जिनसे आप कुछ उधार पे खरीदते हैं उन्हें आप क्रेडिटर कहते हैं, जिनको आप उधार पे कुछ बेचते हैं उन्हें आप डेटर कहते हैं। मतलब ये आ गया परचेज के केस में, और ये आ जाता है सेल्स के केस। अब चाहे आपने इस बंदे को सर्विस सेल करी है, चाहे आपने प्रोडक्ट सेल किया है, चाहे आपने उधार पे पैसा दे दिया है, तब भी वो आपका डेटर है। कई बार क्या होता है, वो आपसे उधार पे कुछ नहीं ले रहा, ना सर्विस ले रहा है ना प्रोडक्ट ले रहा है, वो उधार पे आपसे पैसा ले रहा है, उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपने ब्याज पे उसे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट पे, हर महीने उससे आप इंटरेस्ट लोगे। तो 5 लाख रुपए पे आपने उसको मतलब सामान दे दिया, मतलब पैसा दे दिया, ना सामान दिया ना सर्विस दिया, सिर्फ 5 लाख रुपए गिन के दे दिया उसको, उसने बोला 1 साल बाद मैं लौटा दूंगा, हर महीने इंटरेस्ट जो बनता है वो देगा। तो ये भी, उस केस में भी वो पर्सन आपके लिए डेटर है। आप अपने खाते में रिकॉर्ड करके रखोगे कि ये पर्सन मेरा डेटर है, मुझे इससे पैसा ऑलवेज लेना बाकी है अभी। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने मतलब टॉपिक पे आते हैं वापस। हम बात कर रहे थे जितने भी पर्सन्स हैं वो कितने हैं, आपको कौन कौन से पर्सन्स दिखाई और सुनाई देंगे अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंट्स में पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, क्रेडिटर डेटर आपके डीलर्स हो गए, इंटरनल लोगों को भी ले लो आप, आपके इंटरनल में एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए। एम्प्लॉय वर्कर में फर्क होता है, एम्प्लॉय काम करता है जो ऑफिस एरिया में काम करता है, वर्कर आपका मजदूर होता है जो फैक्ट्री एरिया में काम करता है। वर्कर को हम जो पैसा देते हैं वो वेजेस देते हैं, वेजेस मतलब उसका भत्ता या उसका जो भी हमने डेली बेसिस पे डेली वेजेस बोलते हैं उसे, ठीक है, उसका अमाउंट जो उसने कमाया। और जो हम एम्प्लॉय को देते हैं वो फिक्स सैलरी होती है। तो सैलरी पेड एम्प्लॉयज होते हैं, वेजेस पेड आपके वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इस तरीके के शब्द आपको दिखाई देंगे अपने कंपनीज में। आपके कंपनी के मैनेजर्स हो गए अच्छी पोस्ट पे, आपके कंपनी के ऑनर्स हो गए। अब हम पर्सन्स की बात करें तो पर्सन में हम सबको, इंटरनल एक्सटर्नल सबको ले रहे हैं। ठीक है। आपके कंपनी में सीए आते हैं, ऑडिटर्स भी कहते हो आप इनको। तो आपके सीए ऑडिटर्स, आपकी जो गवर्नमेंट है, जिनको आप हर महीने टैक्स पे करते हो, कोई रिबेट होता है तो वो वापस करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हमारा कनेक्शन है, गवर्नमेंट को हम, वो एक अथॉरिटी है, तो मतलब वो भी एक पर्सन में काउंट होती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सन। पर्सन मतलब जो सांस ले रहा है वो खाली पर्सन है, ऐसा नहीं होता हमारे बिजनेस के अंदर। अकाउंट्स में जो, और हम जो लॉ में पढ़ते हैं, वो हम ये शब्द पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर्सन में काउंट होता है। जैसे मान लो कि ये टाटा और अंबानी जो हो गए, ये एक लिविंग पर्सन है, तो इनको भी हम पर्सन काउंट करेंगे। और एक कंपनी का नाम है, एक टैग है पूरा, रिलायंस लिमिटेड या टाटा लिमिटेड या रोमन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ये अथॉरिटी है, तो ये भी एक तरीके का पर्सन ही काउंट होगा। एक अलग अलग इसकी वो है पूरी जो आइडेंटिटी है। तो जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है या नेस्ले कंपनी है, तो ये दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सन्स, ये पर्सन्स में शामिल होते हैं। खाली मोहन सोहन पर्सन नहीं होते, कंपनी और ब्रांड के नाम और शॉप के नाम भी आपके पर्सन्स में आ सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट भी आपके एक तरीके का पर्सन है। गवर्नमेंट कोई पर्सन नहीं है लिविंग वाला, सांस लेने वाला कोई पर्सन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पर्सन में काउंट होता है जब हम लॉ और अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो ऐसे आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, कुछ अदर डीलर्स होते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। ठीक है। वो भी आप पर्सन्स में अपने काउंट कर सकते हो। तो ये कुछ पर्सन्स है
जो भी और आपको नाम लेने हैं, ऑडिटर लेना है, टैक्स ऑडिटर ले सकते हो, या और कोई नाम ले सकते हो इसमें से, प्रॉपर्टी डीलर एक अलग से हेडिंग बना लो। तो अगर ये आ जाता है 10 मार्क्स में, तो आपको 8 या 10 पर्सन को ऐसे करके लाइन अप करना है और उनको दो दो लाइनों में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन है। ये एक पॉइंट और हो गया आपका। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो आज का, फिर मैं इसका जो प्रिंट आउट है वो भेज देती हूँ। अब इसमें जो बेसिक अकाउंटिंग आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्म्स इन अकाउंट्स, जिसपे आपकी अभी 4-5 क्लास इसी पे जाएगी। क्या होता है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश या जो भी लैंग्वेज आप सीखते हो, तो पहले थोड़ा पोर्शन आता है टर्म्स, बेसिक टर्म्स का आता है, शब्दावली का आता है, डिक्शनरी का पॉइंट आता है। तो ये अकाउंट्स की डिक्शनरी है। जैसे कुछ शब्द है मेरे पास, मान लो एक एक सैलरी वर्ड है, एक मेरे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको हम ड्यू सैलरी बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ ड्यू सैलरी। एक आपके पास टर्म लोन है, एक आपके पास है कैश। अब इनके अलग अलग नाम है। रेंट रिसीव, अब मुझे इनको बताना हो तो मैं बता सकती हूँ, रेंट रिसीव आपकी एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है, क्योंकि रिसीव लगा है ना, तो रेंट रिसीव मतलब पैसा मिला होगा। अब कैश को क्या बोलोगे, कैश एक्सपेंस है या इनकम है? कैश ना एक्सपेंस है ना इनकम है, कैश आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं। लोन आपका खर्चा हुआ या लोन आपका इनकम हुआ, ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि लोन आपका कर्जा है, लाइबिलिटी है। ड्यू सैलरी आपका कर्जा है, लाइबिलिटी है। सैलरी वर्ड आपका एक्सपेंस है। अब ये कैसे थ्योरी लगाओगे? जो अकाउंट्स नहीं जानते, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कैसे थ्योरी लगाएंगे कि सैलरी को एक्सपेंस क्यों बोला और लोन को एक्सपेंस क्यों नहीं बोला, जबकि लोन में भी पैसा जा रहा है, सैलरी में भी पैसा जा रहा है, लेकिन सैलरी को खर्चा बोलते हैं, लोन को खर्चा नहीं बोलते। लोन आपकी लाइबिलिटी है। लोन में और सैलरी में फर्क है, सैलरी आपने पे कर दिया है, बदले में कुछ नहीं लिया है। लोन आपने सर पे अपने लोन अभी पैसा ले लिया, जैसे आपने कार ले ली, तो आपने प्रोडक्ट तो ले लिया ना, पैसा धीरे धीरे करके चुकाओगे। सैलरी में ये कंडीशन नहीं है, सैलरी में काम करा रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो ये आपको डिटेल में समझना है, कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है। इसे हम शब्दावली अकाउंट्स की कहते हैं, अकाउंट्स की टर्म्स कहते हैं। तो अकाउंट्स की जो बेसिक टर्म्स होती है वो टोटल 5 होती है। पहला कैपिटल, मेन मेन हेडिंग बता रही हूँ। दूसरा एसेट्स, तीसरा लायबिलिटीज, चौथा एक्सपेंडिचर, जिसको हम एक्सपेंस भी कहते हैं और एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। पांचवा एक्सपेंसेस, ठीक है। पांचवा इनकम्स। ये आपके 5 होती है और कोई छठी टर्म है ही नहीं, सिर्फ ये 5 ही टर्म्स है। इसी के पूरा इधर उधर अकाउंट्स है, इसी के इर्द गिर्द पूरा अकाउंटिंग है, पूरा अकाउंटिंग का पूरा बेस है ये। अगर आपको ये समझ में आ जाता है डिटेल में, इसका डिटेलिंग है, दो दो सब में हेडिंग है, सब हेडिंग है सबके अंदर। अगर ये पांचों टर्म्स आपको एकदम एक्सप्लेन हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाती है, तो फिर आप जर्नल एंट्री को आसानी से बना लोगे, वो डेबिट क्रेडिट स्टाइल को समझ पाओगे। अगर ये कमजोर है तो फिर आपका डेबिट क्रेडिट कमजोर हो जाएगा। जर्नल एंट्री अगला पड़ा हुआ है इसका, वो समझ में नहीं आ पाएगा जब तक ये समझ में ना आए। तो कैपिटल बेसिक मैं ऊपर ऊपर की लेयर में बता देती हूँ, डिटेल में आप अगली क्लास से सीखोगे। आपके 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा लगता है पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल दो तरह की होती है, एक आपकी ऑनरशिप कैपिटल होती है, जो आपने खुद अपने पैसों से लगाया है बिजनेस में पैसा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और एक होती है बोरोड कैपिटल, कि आप मार्केट से पैसा उठा लेते हो, फंड उठा लेते हो, लोन पे, ब्याज पे। ठीक है, तो कैपिटल आपका एक तरीके का एक हैवी पैसा होता है, जो आपने बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में बीच में या शुरुआत करते वक्त आपने कैपिटल से पैसा लगाया, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने बिजनेस करने की सोची, आज एक दुकान डालते हैं स्टेशनरी की, तो आपको ऐसा नहीं कि आज से पैसा कमाना शुरू कर दोगे, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा कैसे, जैसे प्रॉपर्टी लोगे, पहले दुकान की जगह लोगे तो 2 महीने का रेंट एडवांस देना पड़ता है आजकल। तो पहले 2 महीने का पैसा, मान लो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए का रेंट है, तो 20,000 रुपए तो पहले उसके लो। फिर आपको अंदर का रिनोवेशन का कुछ काम कराना पड़ेगा, कुछ टूट फूट होगा, कुछ लाइटिंग का काम होगा, कुछ लकड़ी का काम होगा, रैक बनवानी पड़ेगी, टेबल लगवाना पड़ेगा, फर्नीचर का काम हो गया। समझ लो कि आपका रिनोवेशन में 50,000 रुपए चला जाता है, सपोजिंगली, बहुत ऐसे एवरेज ले लेते हैं, 70,000 रुपए पैसा हो गया अब आपका। 20,000 वो रेंट और 50,000 रुपए रिनोवेशन का। माल लोड करना है, माल होगा ही नहीं तो आप कैसे पैसा, मतलब माल कैसे बेचोगे? और अभी आप नए उतरे हो मार्केट में, तो आपको कोई उधार पे माल नहीं देगा, पहले आपको पैसे देके ही लेना पड़ेगा, पहले आपको ट्रस्ट उसके साथ बिल्डअप करना पड़ेगा, आप पहली बार दुकान खोल रहे हो।
तो आपको उसका पैसा भी रखना पड़ेगा। 1 लाख का माल लोड करना है तो 1,17,000 रुपये हो गए टोटल। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर दुकान में एक लड़का रखना है टेक केयर करने के लिए, दुकान खोलने बंद करने के लिए, अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, तो उसकी सैलरी भी लगा लो अपने दिमाग में कि अगर पहले महीने पैसा नहीं भी कमाया आपने तो उसकी सैलरी तो चालू हो गई ना, तो 10,000 रुपये वो भी ऐड करो तो 1,80 हो गया। और आजू बाजू के खर्चे 20,000 रुपये मंगा लो, मतलब 2 लाख रुपए आपके पास अगर हाथ में है तो आप एक दुकान डाल सकते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, तब बता रही हूँ मैं। तो वो कम से कम मरे से मरा खर्चा है ये एक दुकान खोलने का। तो अगर आपके मन में कोई बिजनेस करने का आता है, चाहे वो दुकान हो चाहे वो ठेला लगाना हो, तो पहले फंड चाहिए आपको, चाहे 50,000 हो चाहे 2 लाख हो, वो फंड आपको पहले लेके आना पड़ेगा। तो जो फंड हम कंपनी में शुरू में लाते हैं या बिजनेस में शुरू में लाते हैं, उसे हम कहते हैं कि हम कैपिटल से लेकर आए। जो 2 लाख रुपए आपने जोड़े होंगे, शायद आपने जॉब की होगी, सैलरी से पैसा जोड़ा होगा, शायद आपने मम्मी पापा से लिया होगा, शायद इतने सालों से आपने जोड़ के रखा होगा, शायद आपको कहीं से मिल गया होगा। तो वो पैसे से आप पहले इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस के अंदर, तो वो पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल से लाए, वो कैपिटल हो गया। आपकी कंपनी के जितने भी आसपास आपको प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टीज, फायदा, वो एसेट्स होता है सारा, जैसे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, एसी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये सब आपके एसेट्स में आती है। आपके जो दिख नहीं रही वो भी, जैसे आपके कंपनी का लोगो, ये भी एसेट में आता है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, एफडी आरडी बना रखी है, एक एक 2-2 साल की, पैसा मिलेगा कंपनी को वापस, तो इन्वेस्टमेंट टाइप की हो गई है, तो वो भी आपकी एसेट्स में काउंट होती है। ठीक है। लाइबिलिटी, जो आपके सर पे कर्जा होता है, जितना भी सर पे कर्जा है वो सारी लाइबिलिटी है। लोन ले लिया, लोन लाइबिलिटी है। सैलरी नहीं, लेकिन 4 महीने से सैलरी नहीं दी आपने एम्प्लॉय को, अब आपकी कंपनी पे कर्जा हो गया 4 महीने का। आगे फ्यूचर में सैलरी नहीं दी तो फ्यूचर अभी आया भी नहीं है, लेकिन पास्ट में सैलरी नहीं दी आपने जो गुजर चुका है, यानी काम ले चुके हो एम्प्लॉय से आप, पेमेंट आपने उसको नहीं दी है, तो आपके कंपनी के सर पे कर्जा आई है। तो कंपनी का कर्जा बिजनेस के हिसाब से सोचना है, अपने पर्सनल हिसाब से नहीं सोचना है, बिजनेस के हिसाब से ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग ड्यू पेमेंट्स, लोन पेमेंट्स, ये सब आपकी लाइबिलिटी में काउंट होती है। ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका रिकरिंग वाला होता है। रिकरिंग मतलब घट रहा है और पैसा दे रहे हो आप। बिजली का बिल आ रहा है, पैसा दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, तो वो बिजली का बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक्सपेंस में आता है। यही बिजली का बिल 4 महीने से आपने दे दिया, बीएससीएस वाले आ गए काटने के लिए बिजली, तो वो जो बिल शो कर रहा होगा ना, वो पेंडिंग या ड्यू और आउटस्टैंडिंग बिल शो कर रहा होगा, वो लाइबिलिटी है। ये फर्क आ जाएगा, हर महीने बिजली का बिल आ रहा है पे कर रहे हो, आ रहा है पे कर रहे हो, ये खर्चा है। पर 4 महीने से इकट्ठा पे नहीं किया आपने, ये लाइबिलिटी है। ऐसी इनकम है आपका। इनकम आपका जो पैसा मतलब जा रहा था तो एक्सपेंस था, अभी पैसा आ रहा है तो इनकम है। कि आप इस प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हो हर महीने 10,000 रुपए, तो ये एक्सपेंस है रेंट। लेकिन अगर यही बिल्डिंग पूरी की पूरी आप ही की है, 2 फ्लोर आप चला रहे हो, 2 फ्लोर आपने दूसरी कंपनीज को रेंट पे दे रखी है, अब उनसे रेंट आता है, अब आप ऑनर बन गए ना, आप लैंडलॉर्ड बन गए, अब आप रेंट वसूलते हो तो हर महीने रेंट आएगा आपको, आप ऑफिशियली बुक्स में लिखोगे, अकाउंट्स में, तो रेंट रिसीव का एक टर्म आएगा, वो आपकी इनकम है। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, जो भी आपको चीजें रिसीव होती है। अगेन मैं बात कर रही हूँ बिजनेस के हिसाब से सोचना, इंडिविजुअल हिसाब से मत सोचना। अगर आप इंडिविजुअल हिसाब से सोचोगे तो आपको सैलरी इनकम लगेगी, क्योंकि सैलरी हम कमाते हैं। पर हम बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स कहाँ बनाते हैं? हम ये जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये कंपनी के दुकान के एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर आप ऑनर हो और आप बिजनेस के खाते मेंटेन कर रहे हो, या आप अकाउंटेंट हो और बिजनेस के खाते मेंटेन करो, तो बिजनेस को कौन सैलरी देता है? सैलरी हम बांटते हैं बिजनेस में, बिजनेस में सैलरी आती नहीं है। तो कुछ शब्द हैं, इनका चुनाव तभी हो पाएगा जब आप बिजनेस के हिसाब से सोचोगे। तो सोच ढंग से रखनी है कि आप एज एन बिजनेस सोचो, बिजनेस में आपका सैलरी हमेशा एक्सपेंस में आता है। सैलरी, बोनस, ये सब आपके इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज को आप देते हो, वर्कर को जो वेजेस देते हो, लेबर चार्जेस देते हो, ये सब एक्सपेंडिचर है। इसका विपरीत ऑपोजिट नहीं हो सकता कभी, कि सैलरी रिसीव या बोनस रिसीव्ड या वेजेस रिसीव्ड नहीं हो सकता। रेंट में दोनों हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बता दी मैंने, या तो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे थी, आप खुद ही रेंट पे कंपनी खोल के बैठे हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है एग्जैक्ट, कि पूरी बिल्डिंग के ओनर आप ही हो और आप रेंट लोगों से वसूल रहे हो। ये पॉसिबल है बिजनेस में। तो रेंट पेड भी हो सकता है खर्चा, रेंट रिसीव भी हो सकता है इनकम। कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है। तो कुछ शब्दों के पेड और रिसीव दोनों हो सकते हैं, कुछ शब्दों के रिसीव नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा पेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव कैसे होगा? पेमेंट आएगी नहीं इलेक्ट्रिसिटी की, आपको इलेक्ट्रिसिटी की पे करनी पड़ेगी हमेशा।
तो वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, जो बिल बिल जितने भी होते हैं, जो सैलरी बोनस, एम्प्लॉय को जितना भी पैसा आप देते हो, वर्कर को जितना भी देते हो, सब एक्सपेंडिचर में आता है। तो इनको आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। अभी आपने ऊपर ऊपर की लेयर पढ़ी है, अभी आपको और डिटेल में जाना है। एसेट्स में एक करंट एसेट होते हैं, एक फिक्स एसेट होते हैं, एक टेंजिबल एसेट होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। लाइबिलिटी में आपका करंट लाइबिलिटी होता है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। एक्सपेंस में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये गैप समझना है कि कौन सा डायरेक्ट में आएगा, कौन सा इनडायरेक्ट में आएगा। तो हम एक एक क्लास में दो दो एक एक टर्म्स उठाते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको सही से समझना है। पेपर तो अभी दूर है, जून में टेस्ट आपके हर 10 दिन में हो जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयारी अपनी पूरी रखना। ये मैं नोट्स भेज देती हूँ। सबसे पहला तो यही है शर्त कि आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं अपने अकाउंट्स के, क्योंकि पेपर आने वाला है, एग्जाम होगा इसको, इसलिए नोट्स जरूरी है। तो एक नोटबुक अच्छी सी नई बना लेना, एकदम बिल्कुल न्यू। ठीक है, नॉन कॉमर्स कॉमर्स दोनों लोगों को मैं बोल रही हूँ, न्यू नोटबुक बना लेना। तो पहले आप डेफिनेशन से शुरू करना। पहला पॉइंट डेफिनेशन का है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस का है, फिर इंटरेस्टेड पर्सन का है, लास्ट में बेसिक टर्म्स का। इसी का कंटिन्यू हम अगले क्लास में करेंगे, तो उसका कंटिन्यू नोट हम अगली क्लास में बनाएंगे। तो अगली क्लास में मैं आपके नोट्स चेक करूंगी ये वाले। ठीक है।